नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गायिका नेहा राठौड़ को यूपी पुलिस ने नोटिस थमाया तो वहीं राजनीति इस पर और गर्मा गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर यह सवाल पूछा है कि क्या एक लोक गायिका की आवाज से इतना डर गई है बीजेपी। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आवाज उठाने वालों को इस तरह से बीजेपी दबा नहीं पाएगी। 3 दिन के भीतर नेहा राठौड़ से जवाब मांगा गया है। यूपी में काबा सीजन 2 वीडियो सॉन्ग पर नेहा को नोटिस आया। और इस बीच बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। तो करते हुए उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और बजट जब भी प्रस्तुत किया गया है वो एक निश्चित थीम के साथ प्रस्तुत किया गया। अगर आप देखें कि 2017-18 में जब प्रदेश में पहला बजट हमें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था तो बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। वर्ष 2018-19 में प्रदेश का जो बजट था वह प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित किया था। उस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना बजट प्रस्तुत किया था। 2020-21 का बजट यह वह कालखंड है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना हमें करना पड़ा था। वह था प्रदेश के युवा शक्ति के लिए, उनके कौशल विकास, रोजगार था, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बाधित न हो, इसके लिए समर्पित था। 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके स्वावलंबन से सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। तो आज मेरे सहयोगी वित्त मंत्री खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप
उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर, वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, 130 जो हमारे वायदे थे, आज के इस बजट प्रस्तुत करने के साथ उनमें से 110 वायदों को हम इसके साथ इसमें समाहित किए हैं। पूरे बजट में अगर आप उसका बजट पर ध्यान देंगे तो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित हैं और उसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। मित्रों, प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है। इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे तो यह 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को पार कर रहा होगा। प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजस्व कर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया। उसके कारण ये प्रदेश के अंदर हो पाया है। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स, उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर
एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है। इसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे, कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था। यानी जो हमारा स्वयं का रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था वो उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था। शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम करते थे, या फिर उसके बारे में कोई भी हम साइलेंट रहते पाते थे। इसका मतलब वे सब घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं, बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45 से 46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। 16-17 में 20% से अधिक वित्त पोषण ये ऋणों के माध्यम से होता था, लेकिन आज 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें मात्र 16% ही ऋण के माध्यम से रह गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 16-17 में 8% जो बजट था वह पुराने ऋणों के भुगतान में खर्च होता था, और आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मात्र 6% जो बजट का भाग है वही हम पुराने ऋणों के को वहन करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर इस दौरान अगर आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर के बारे में भी आज सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बहुत स्पष्ट घोषणा की कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये 17-18% था, आज ये मात्र 4% रह गया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, नए रोजगार सृजित हुए। सिक यूनिट को, खासतौर पर एमएसएमई यूनिट जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया, और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हम लोगों ने केंद्र से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को लागू करने का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बेहतर हुआ है। जो 16-17 में मात्र 46% था, आज वो 55% हो रहा है। यह प्रदेश के अंदर की वर्तमान की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल
5,90,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए थे और 17 से 22 के बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने जो यहां पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और ये अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आज बजट पेश किया गया। सुरेश खन्ना जो कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, उन्होंने बजट पेश किया। उसी पर मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बजट की डिटेल्स बताते हुए, लेकिन इस बीच आज अखिलेश यादव की शेरवानी भी सुर्खियों में रही। दरअसल जब अखिलेश यादव यहां पर शेरवानी में पहुंचे तो लाल टोपी अपनी पार्टी की लगाए हुए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की एक नई दास्तान इस शेरवानी के जरिए लिखी जा रही थी। हालांकि बजट पर कुछ भी बोलने से अखिलेश यादव ने इनकार कर दिया, लेकिन उनका कहना था कि हमारे जो आरोप हैं पिछले बजट को लेकर वो जारी रहेंगे, हमारा गतिरोध जारी रहेगा जो लगातार हम विधानसभा में करते रहे। लेकिन जब सुरेश खन्ना बजट पढ़ रहे थे तब हालांकि पूरी तरीके से स्थिति सामान्य रही। एक नए अंदाज में यहां पर अखिलेश यादव, हो सकता है कि आजम खान के प्रति समर्थन दिखाना शेरवानी का मकसद हो। आजम खान की पसंदीदा पोशाक ये काली शेरवानी रही है। इस बीच आजम खान आपको बता दें कि जेल में हैं, तमाम आरोप उन पर लगे हुए हैं और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, कई और समाजवादी पार्टी के विधायक काली शेरवानी में पहुंचे। दूसरा संदेश मुस्लिम मतदाताओं को लेकर भी हो सकता है। मेयर चुनाव की बात करेंगे। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आपके विधायक और बीजेपी के विधायक इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से हालांकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है, लेकिन ये चुनावी प्रक्रिया आज पूरे दिन चलने वाली है। अब तक 200 से ज्यादा पार्षदों ने वोट डाल दिया है। इसके अलावा जो मेयर चुनाव का नतीजा से कुछ ही देर बाद आएगा। दो 200 से ज्यादा पार्षद हैं जिन्होंने वोट डाल दिया है और आज ये तय हो जाएगा कि दिल्ली का अगला मेयर कौन होगा। आप बीजेपी में सुबह से ही तनातनी जारी है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक स्थिति नियंत्रण में है। अभी तक मेयर पद का चुनाव 2 बार टल चुका है इसी तनातनी के चलते, लेकिन आज ये तय माना जा रहा है कि मेयर का ऐलान की घोषणा हो जाएगी। 138 का वो आंकड़ा है जादुई, जिसे हासिल करके या तो आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी का मेयर चुना जाएगा। तो मतदान सुबह से ही चल रहा है। हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल बहुमत का आंकड़ा 138 है और कांग्रेस गैर हाजिर है, उसके 133 वोट हैं। तो कुल सीट 250 है, जिसमें आपकी 134 सीट है, बीजेपी की 105, कांग्रेस की 9, निर्दलीय 2। कितनी बार हंगामा हुआ है, किन किन तारीखों को, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 6 जनवरी, 24 जनवरी, 7 फरवरी, 4 बार हंगामा हो चुका है। शैली ओबरॉय आपकी कैंडिडेट हैं और रेखा गुप्ता बीजेपी की। डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद हैं आपकी ओर से और कमल बागड़ी हैं बीजेपी की ओर से।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गायिका नेहा राठौड़ की, जिनको यूपी पुलिस ने नोटिस थमा दिया है। तो इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर यह सवाल पूछा है कि क्या एक लोक गायिका की आवाज से इतना डर गई है बीजेपी। सीधे लिए चलेंगे आपको। नेहा राठौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। नेहा, आप तो पहले से ही इस तरह के गीत गाती रही हैं। आपका यूपी में काबा हमेशा से ही यूपी सरकार पर निशाना साधता है, पर इस बार ऐसा क्या हो गया, बात इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई कि नोटिस ही आ गया? जी, तो मामला ये हुआ कि जो कानपुर में बीते दिनों कांड हुआ है, जिस तरह से बुलडोजर जो है दीक्षित परिवार के घर पे चला है और इसके बाद माँ बेटी की जो जान गई है, जल करके जिस तरह से वो मर गई, तो जितनी असंवेदनशीलता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, तो उस पर मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया। उससे पहले भी मैंने यूपी में काबा सीजन 1 करके गाया था, ये सीजन 2 था। तो इस पे इनको बड़ा बुरा लग गया। इनको बुरा ऐसे लग गया तो ये मुझे मेरे ससुराल में नोटिस भिजवा दिए, मेरे ससुर के हाथों थमा दिया। वहां से बात नहीं बन पाई तो रातों रात भाग करके यहाँ दिल्ली चले आए कानपुर से। इतनी सक्रियता दिखाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस की, तो दाद देनी पड़ेगी। फिर सबसे जो बुरा मुझे लगा है उसमें ये लगा है कि मुझे क्रिमिनल टाइप क्यों मुझे देखा जा रहा है। मैंने कौन सा क्राइम किया है? इनका रवैया ये था कि इनकी महिला पुलिस मेरे हस्बैंड हिमांशु को कॉल करती हैं और ये कहती हैं कि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट बोल रही हूँ और हिमांशु जी आप बात कर रहे हैं, आप यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, मुझे भी आपसे कुछ गाइडेंस चाहिए। तो हिमांशु ने बोला कि ओके, आपको नंबर किसने दिया? तो हमने नंबर कहीं से भी लिया हो, आप एक बार मुझे गाइडेंस दे दीजिए यहाँ पे मिल करके, है ना। जैसे कि एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए नहीं, जिस तरह से पुलिस जाल बिछाती है कि तुम यहाँ से क्रॉस करके दिखाओ, ये बॉर्डर क्रॉस करके दिखाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा, पकड़ लूंगा टाइप, ये चल रहा था। तो हिमांशु ने उस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया क्योंकि उनको लगा कोई फर्जी कॉल होगा, कोई ऐसे थोड़ी बुलाता है। फिर 10 मिनट बाद उनकी कॉल आती है और वो कहते हैं कि कानपुर देहात से हम बोल रहे हैं, हमारे दरोगा जी हैं, साथ में हमारी पूरी टीम है और वो 6-7 लोगों की टीम थी। हम आपको नोटिस देना चाहते हैं, आपके खिलाफ ये नोटिस है और ये सारी चीज़ें। हम पहले अंबेडकर नगर गए हुए थे, फिर आपसे यहाँ दिल्ली में नोटिस भेजने आए हुए, नोटिस देने। तो यही सारा चीज़ हुआ। फिर उन्होंने मुझे नोटिस दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि 3 दिन के अंदर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर जो है उचित कार्रवाई करी जाएगी। आपके गाने की वजह से समाज में तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हुआ है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है, ये सारी चीजें मुझ पे आरोप लगाए हैं। नेहा, जिस तरीके का दबाव आप पर बन रहा है और जैसे कि प्रेशर टैक्टिक्स आप बता रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मन में कोई डर है या आगे भी आप इसी तरह से गाती रहेंगी और यूपी सरकार को घेरती रहेंगी? नहीं, मैं बिल्कुल गाती रहूंगी। यूपी में काबा सीजन 1 जब मैंने गाया था कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के ऊपर चलावत मोटर कार बा, अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा, तो उस टाइम पे भी इनके बड़े बड़े सांसद विधायक टाइप के लोग आ गए थे यूपी में सब बा, और बहुत ही अभद्र तरीके से मुझे ट्रोल करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे जब मैं नहीं घबराई तो मैं आगे भी नहीं घबरा रही हूँ। हाँ, थोड़ा सा तो पहली बार तो लगा ही कि भैया ऐसा कौन सा मैंने क्राइम कर दिया है, मैं सोचने पे मजबूर हो गई। फिर मैंने अपने गाने को भी दोबारा तिबारा पढ़ा और देखा और 4 लोगों को भेजा भी, भाई इसमें देखो, इसमें क्या गलत है, कहीं ऐसा कोई ऐसा शब्द जो आपको लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है इन शब्दों से। तो सबका यही कहना है कि नहीं यार, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्या दिख रहा है। तो पहली बार थोड़ी सी घबराहट हुई, पर मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहती हूँ, मैं संविधान में विश्वास रखती हूँ, मैं मौलिक अधिकारों में विश्वास रखती हूँ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी में भरोसा रखती हूँ, तो मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। बाकी मेरे वकील हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो जो भी आगे चीजें होंगी मैं उनसे पूछ करके ही आप कानूनी तरीके से इसका जवाब देंगे। लेकिन इस बीच नेहा, ये भी आप पर आरोप लगता है कि जो गाने आप गाती हैं दरअसल वो राजनीतिक मंशा से ओतप्रोत होते हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, आपको विपक्षी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों उतर आई हैं। तो इस तरीके के आरोपों के बीच आपको ये सब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं, मेरे
मेरे समर्थन में कौन उतर आया है कौन नहीं उतर आया है उससे मुझे बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं जनता के लिए गीत लिखती हूँ, गाती हूँ और मुझे ये पता भी है और कहीं ना कहीं मैंने भी ये जनता से कमिटमेंट किया हुआ है कि आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपके साथ हूँ। तो आज मेरे साथ ये सारी चीजें हुई हैं तो मेरी जनता मेरे साथ है और इसका मुझे पूरा भरोसा भी है। तो बहुत अच्छी चीज है, हम जिन पे भरोसा करते हैं वो हम पे भरोसा करें और जनता का भरोसा पाना तो बहुत बड़ी चीज है। तो मैं तो शुक्रिया करना चाहती हूँ सभी लोगों का जो लगातार मेरे लिए ट्वीट भी कर रहे हैं मेरे फेवर में, तो मैं तो सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। बाकी ये रही कि ये इनके लिए गाती हैं उनके लिए गाती हैं, भैया आप सरकार में हो, आप केंद्र में हो, तो सवाल तो मैं आपसे ही पूछूंगी। किसी भी हाल में मैं विपक्ष से सवाल नहीं करने वाली हूँ, सरकार से ही मैं सवाल करूंगी। अब इसके लिए आप चाहे मुझे विपक्ष की एजेंट बोल दो, फलाना ढिमकाना कुछ भी बोल दो, मैं बार बार कहती हूँ कि मैं सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मैं लोगों की समस्याओं को जो है गीतों में पिरोती हूँ और मैं वही काम कर रही हूँ। इसके बाद आप अपने तरीके से मुझे कुछ भी कह लो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेहा, जो सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं उससे काफी कुछ इन दिनों प्रभावित रहता है, तो जो आपके समर्थन में ट्रोल्स आते हैं वो ज्यादा है या फिर जो आपके विपक्ष में लोग बोलते हैं जो आपके लिए अभद्र भाषा का भी कई बार इस्तेमाल करते होंगे वो ज्यादा है? नहीं समझ पाई। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा है मतलब दो तरीके के लोग होते हैं जो कई बार आपकी बातों का समर्थन करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके फैंस भी होंगे, या फिर कई ऐसे लोग होंगे जो आपको डराते भी होंगे और ये अपनी भाषा के जरिए आप तक मैसेज पहुंचाते होंगे कि जो कुछ आप कर रही हैं, जो गा रही हैं, जो लिख रही हैं वो ठीक नहीं है। एक्चुअली दोनों है लेकिन मैं सिर्फ पॉजिटिव चीजों को देख रही हूँ। मैं अभी बस ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे फेवर में हैं। अभी मैं सिर्फ यही देख रही हूँ और मुझे आगे यही देखना भी है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का प्यार, बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद और बहुत सारे लोगों का साथ मेरे साथ है। मैं यही देख पा रही हूँ। बाकी लोग हैं, कहते रहते हैं, हमेशा कहते रहते हैं, ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं, बहुत लोड नहीं है उसका। नेहा, मुद्दे तो बहुत होते हैं उत्तर प्रदेश में, यही मुद्दा क्यों आपके दिल को छू गया जो ये कानपुर में हुआ बुलडोजर चलाने के दौरान? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा है। हाँ जी, बिल्कुल मुद्दे बहुत सारे होते हैं। मुझे लगता है आपको भी होमवर्क करने की जरूरत है। आप जरा मेरे सोशल मीडिया पे भी देख लीजिए कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दों पे मैंने गीत लिखे होते हैं। अब मुझे सीजन 1 तो बेरोजगारी नहीं तो मैं क्यों ना आऊँ? आपको क्या लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपको नहीं सीजन आना 1 बेरोजगारी पे आधारित था, महंगाई पे आधारित था। से बहुत सारी ऐसी वारदात उत्तर प्रदेश में होती हैं, लेकिन कानपुर का ही ये मुद्दा आपके दिल को क्यों छू गया? क्यों इसको आपने आधार बनाया अपने सीजन 2 का? ये मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि बिल्कुल वो इसलिए छू गया क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा जिसकी माँ और बहन जिंदा जल रही हैं और वो रो रो के कह रहा है, वो विवश होकर के कह रहा है कि देखो देखो मम्मी जल रही है। आप समझ पा रही है कितनी बड़ी बात है? मतलब जिसकी मम्मी नहीं जली वो तो खैर क्या ही समझेगा, लेकिन मुझे इतनी मेरे अंदर संवेदना जरूर है कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, है ना। तो वो चीज वहां से आई और मैंने इस गीत को लिखा और गाया। नेहा, जो लोग आपके सीजन 1 से अवगत नहीं है, अगर चंद पंक्तियां आप अपने सीजन 1 की यहाँ सुना सके, बता सके, ताकि उन लोगों को ये मालूम चले कि हाँ, नेहा राठौड़ पहले भी ये मुद्दे उठाती आई हैं और अब भी आगे भी उठाती रहेंगी। एग्जैक्टली मैं बता देती हूँ कि मैंने पहली बार नहीं गाया है और इसका शीर्षक भी मैंने यूपी में काबा सीजन 2 लिखा है। इसका मतलब सीजन 1 आया रहा होगा। तो मैं एक बार सुना देती हूँ और अब फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक मुद्दे पे केंद्रित गीत कर। मैं लगातार और पिछले 2.5 सालों से, मैं तो दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 2.5 सालों से लोकगीतों पे काम कर रही हूँ। मैं भोजपुरी लोकगीतों पर काम कर रही हूँ। तो मैं बताती हूँ वो जो यूपी में काबा सीजन 1 था उसकी कुछ लाइनें, तो आपको पता चलेगा। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकटिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, और मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा
यूपी में काबा, इस तरह से उसके बोल थे। इसके बाद अभी जो घटना हुई है मैंने उस पे लिखा हुआ है, तो आप बताओ ना कि मैंने क्या क्राइम कर दिया। आपने तो बिहार चुनाव पे भी लिखा था। मैं आपसे भी पूछती हूँ, आपको नहीं लगता है कि चुनाव पे भी लिखा था नेहा? और इन दिनों मैंने बिहार चुना, इन दिनों महागठबंधन में वहां सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खटपट हो रही है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए मैं यहाँ पे एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे नहीं बैठी हुई हूँ। तो मैं किसी के गठबंधन में क्या चल रहा है, कोई गठबंधन तोड़ रहा है जोड़ रहा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं मैं इस पे कोई टिप्पणी करना चाहूंगी। आप मेरे गीतों पे बात कर सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। नेहा राठौड़ जिन्होंने कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी सीजन 2 में जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, उन्हें नोटिस थमा दिया गया है और उनके पक्ष में अब समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि क्या उनकी आवाज से इतना डर गई है बीजेपी। वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। नेहा सिंह राठौर को सर नोटिस किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी को भी कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है। नेहा सिंह राठौर को सर नोटिस किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी को भी कानून से छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है। और इस बीच आपने सुना डिप्टी सीएम को, उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले का संज्ञान उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। आम आदमी पार्टी भी अब बीजेपी को घेरती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में पिछड़े दलितों पर प्रहार किया जा रहा है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि यूपी सरकार का रवैया ठीक नहीं है। अखिलेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नोटिस वाली सरकार है, नोटिस भेजी गई है, नोटिस वाली सरकार है, नोटिस भेजी गई है, नोटिस वाली सरकार है, नोटिस भेजी गई है, नोटिस वाली सरकार है। और इस वक्त अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो, जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी? जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचाने के लिए ग्रोथ रेट कितनी चाहिए, और आज ग्रोथ रेट क्या है? जो बजट दिखाई दे रहा है, जो उसके अंदर पॉलिसी दिखाई दे रही है, मैं नहीं समझता हूं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ला पाएगी, पहुंचा पाएगी इकोनॉमी को। और जब आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट डाउन है, दिल्ली की सरकार ने भी किसानों पे कोई ध्यान नहीं दिया, उसी रास्ते पे ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। जब दिल्ली की सरकार ने बजट में कटौती की है, तो यहां की भी सरकार बजट की कटौती कर रही है। जो लोग ये कह रहे हों कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, मंडी पे कितना काम हुआ है, आज उत्तर प्रदेश की मंडियों की स्थिति क्या है? क्या किसान जाकर के वहां अपनी फसल की सही कीमत पा पाएगा? और ये बीजेपी के लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं, इस महंगाई में, जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? सरकार बताए। और फिर डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, खाद, डीएपी और जितने भी किसान की जरूरत की चीजें सब महंगी हो रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगे का होने का मतलब केवल गाड़ी में डीजल पड़ रहा है उस पर असर नहीं पड़ता है, हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं उस पर असर पड़ेगा। अगर आप सड़क बनाना चाहेंगे तो वो महंगी बनेगी, अस्पताल बनाना चाहेंगे तो वो महंगा बनेगा, आपको कोई विकास का और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो महंगा होगा। फिर ये कह रहे हैं कि डेयरी को बढ़ावा दिया है। आज किसान अगर अपनी दूध की कीमत चाहे तो उसको कीमत नहीं मिल सकती।
लेकिन इधर आपने देखा होगा जिस समय अमूल ने अपनी 3 रुपए बढ़ाए, उसी और इस बीच बड़ी खबर बिहार से, जहां पर महागठबंधन सरकार को लेकर अब तेजस्वी यादव ने बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूं। क्या पॉलिटिकल क्या सर, ये सीएम वाली बात में कुछ कंट्रोवर्सी आ रही है। सीएम बोली बात सुनते कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन मकसद है 2024 में भाजपा को भगाना, और उस मकसद के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी महागठबंधन की सरकार है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है। कहीं किसी को जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम लोग विचारधारा जो हमारी है, हम लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में सांप्रदायिक शक्तियों को आने नहीं दे सकते। एक बात समझ जाइए। मांझी जी लगातार हमलावर हैं कि हमारा बेटा भी सीएम होना चाहिए। सबकी अपनी इच्छा होती है, तो गलत बात है क्या? हाँ, तो क्या है ये हमलावर कहाँ है? लगातार आप बोले वो चाहते हैं उनका बेटा सीएम बने, तो कौन अपना बेटा को जो है ऊंचा जाते हुए या बड़े से बड़े पद पे जाते हुए नहीं देखना चाहता? सब लोगों की इच्छा होगी। आप नहीं चाहते आपका बेटा आपसे ज्यादा नाम करे, तो सबकी इच्छा होती है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है सर? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है। अब इसके मायने आप समझ जाइए कि क्या है। सर कोई धोखा तो नहीं हुआ? कोई धोखा तो नहीं हुआ? ये किस बात का धोखा होगा? नहीं, जो लग रहा है कि बात तो चेंज हो रहा है कि बनेंगे 25 में बनेंगे 24 में। कौन बोल रहा है? ललन सिंह बोल रहे हैं। ललन सिंह बोल रहे हैं। नहीं, वो आप लोग पूछ रहे हो ना। 25-24 वो तो दूर की बात है। तो क्या गलत बोला उन्होंने गलत क्या बोला है? त्यागी तो बोल दिए कि 30 तक वैकेंसी। अरे भाई, ऐसा शब्द बोला है या क्या बोला है? नहीं, बोले कि 30 तक। हम तो खुद कह रहे हैं नीतीश कुमार जी जो है उनमें क्षमता है ही ना भाई। वही बात कही है ना, 25 या 30 जी। तो क्या, और जितना आगे बढ़ेगा उतना अनुभव बढ़ेगा उनका, तो इसमें गलत क्या है? सर 24 में क्या है, कितने सीटें जीतने का आपका ये है बिहार से? 24 में कितने सीटें लोकसभा की जीतेंगे? हमारी तो कोशिश है एक भी सीट भाजपा ना जीते।